दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। जम्मू कश्मीर, जैसा कि हमेशा मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा हसास रहा है सियासी एतबार से भी, और वहाँ जो हिफाजती नुक्ते नज़र से भी जम्मू कश्मीर की चर्चा अक्सर होती है। और जम्मू कश्मीर इन सब चीज़ों के बावजूद इतना सुर्खियों में इसलिए भी रहता है कि जम्मू कश्मीर जो कि हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है, और वहाँ जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया के भी अक्सर लोग वहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार बार बार अब ये कहती नजर आती है कि चूंकि वो वजीर आला तो बन गए, चूंकि उनके काबीने में कई वजीर भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मुकम्मल इख्तियारात उन्हें हासिल नहीं है। और इसी का रोना वो रोते रहे हैं, और साथ ही वो ये बार करने की कोशिश करते रहे हैं कि चूंकि मुकम्मल इख्तियारात हासिल नहीं है, इसलिए बहुत सारे काम उस तरह से नहीं हो पाते जैसा वो करना चाहते हैं। या एक चुनी हुई सरकार जिसको आवाम ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने वोट देकर चुनकर भेजा है, उस तरह से वो काम नहीं कर पाती है। अब एक नया मामला सामने फिर से आ गया है। वो ये नया मामला ये है कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त तादाद है, वो उमर अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मेंबर असेंबली है, कांग्रेस की जो मेंबर असेंबली है, इसके अलावा पीडीपी या अलग अलग मेंबर असेंबली हैं, तो कुल मिलाकर ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही मजबूत मैंडेट के साथ वह सरकार में है। सरकार में वो है काफ़ी मजबूत मैंडेट के साथ। उसे कांग्रेस का हिमायत भी हासिल है, और कुछ और जो कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनकी भी हिमायत हासिल है। लेकिन इन सब के बावजूद 5 ऐसे एमएलए, यानी 5 ऐसे अराकीन असेंबली और जोड़े जा सकते हैं, और उसका कुल्ली इख्तियार जो है वो उपराज्यपाल यानी एलजी को होगा। ये बात ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भा रही है, ना कांग्रेस को भा रही है, ना पीडीपी को भा रही है, ना और जो दूसरी पार्टियां उनको भा रही है। जाहिर है बीजेपी इस पर जो है अपना उसका अलग स्टैंड है। बीजेपी का स्टैंड ये है कि चूंकि ये तो जो उसकी एफिडेविट है उसमें बाकायदा मेंशन है कि उपराज्यपाल को क्या क्या अख्तियारात हासिल होंगे। हालांकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, दरअसल कांग्रेस के जो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा ने एक अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर आप इसको लेकर, इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाइए। तो हाई कोर्ट में इसको लेकर के एक समाअत हुई, समाअत में इसको लेकर के बहस भी हुई, और इस बहस के बाद हाई कोर्ट ने जो है जो होम मिनिस्ट्री, चूंकि अभी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तो होम मिनिस्ट्री से इस पर जवाब तलब किया था। तो होम मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है हाई कोर्ट में, जो जवाब दाखिल किया है, वो जवाब ऐसा है कि उससे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, यहाँ तक कि जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां एक्सेप्ट बीजेपी, वो इससे मुतमईन नजर नहीं आ रही हैं। उनका सीधे तौर पे यह कहना है कि कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर में बैक डोर से सरकार या शासन या इक़्तिदार तक पहुंचने का, इक़्तिदार हासिल करने का एक ये रास्ता देता है। वो क्यों? इसलिए कि देखिए, आप सोचिए कि इंतखाबात कितने टफ होते हैं। यानी अगर किसी एक एमएलए को आप देखें कि जब वो एमएलए बनता है, तो अव्वल तो ये कि उसका पहले नॉमिनेशन फाइल हो जाए, उससे पहले ये कि उसकी पार्टी जो है उसके नाम को फाइनल कर दे, उसका नाम फाइनल हो, किसी और का नहीं, उसकी पार्टी में, उसको लिए कितने मरहले से गुजरना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है कि मैं एक अहल उम्मीदवार हूँ। उसके बाद फिर उसकी कैंपेनिंग होती है, कितने उसके अखराजात होते हैं, कितना उसका वक्त लगता है, कितने वसाइल लगते हैं, कितने लोग उसके आगे पीछे चल रहे होते हैं, उसके लिए कैंपेनिंग करते हैं। यानी काफ़ी मुश्किल से कोई भी एक कैंडिडेट वो अपना चुनाव लड़ता है। और उसके बाद जब चुनाव वोटिंग हो चुकी होती है, वोटिंग के बाद कोई एक उसमें से जो है एमएलए बन पाता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट मिला वो बन गया। जिसको नहीं मिला तो किसी एक हल्के में कोई 8, कोई 10, कहीं 12, कहीं 15, कहीं 20 भी उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीत नहीं सके, हार गए। अब आप सोचिए, इतनी मशक्कत के बाद चुनाव में कोई एक एमएलए बनता है। दूसरी तरफ ये जो एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत क्या है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 5 मेंबर असेंबली, 5 अरकान असेंबली ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एलजी साहब जो है नामजद करेंगे। यानी वो किसी को नॉमिनेट कर लेंगे, फलां को हमने मेंबर असेंबली बनाया, वो बन जाएगा, हमने फलां को मेंबर असेंबली बनाया, वो बन जाएगा। यानी उसको उन तमाम मशक्कत से नहीं गुजरना है जिस मशक्कत से कोई एक विधायक या कोई एमएलए गुजरा
कि जब उसके नाम का फाइनल होना, फिर उसको कैंपेन करना, फिर उसको अपने मध्य मुकाबिल से चुनाव लड़ना और सबसे ज़्यादा वोट लेकर आना, तब जाकर एमएलए बनना अपने असेंबली में। तो इतने मरहले से उसको नहीं गुजरना है, बस एलजी साहब ने किसी का नाम ले लिया और वो जो है बन गए मेंबर असेंबली। इसके पीछे जो होम मिनिस्ट्री है उसका जो तर्क वो ये है कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं या बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि उनके रिप्रेजेंटेशन उनका हो सके और उनके रिप्रेजेंटेशन मुनासिब तौर पर हो सके, इसलिए ये 5 मेंबर असेंबली शामिल किए जाने का ये हक एलजी को दिया जा रहा है या एलजी के पास है, और एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 ऐसे अरकान को शामिल कर सकते हैं। अब बात समझिए, मामला क्या होता है। जो रविंदर शर्मा जो कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर में और नायब सदर भी हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था तो क्यों रुजू किया था और क्या उसके पीछे उसकी वजह थी। उनका यह कहना है कि मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में अगर कोई एक पार्टी या कोई एक इत्तेहाद उसके पास 44 एमएलए हैं, जबकि दूसरी कोई पार्टी या कोई दूसरा इत्तेहाद उसके पास मान लीजिए कि 46 हैं, 2 ज़्यादा हो गए, तो इधर 44 इधर 46, तो जाहिर सरकार किसकी बनेगी, मेजॉरिटी की, यानी कि इन दोनों में जो जिनके पास ज़्यादा 46 की सरकार बनेगी। लेकिन क्या होगा कि चूंकि आपने इधर 46 रखा है, दूसरी तरफ 44 है, लेकिन अगर नॉमिनेशन से 5 एमएलए या मेंबर और आते हैं और उन 5 को इन 44 वालों का साथ मिल जाता है, यानी उन 44 वालों को इन 5 का साथ मिल जाता है, तो इनकी तादाद कितनी होगी, 44 + 5 हो गई ये 49। तो अब ये 46 जो कि मेजॉरिटी में थे, इससे ज्यादा ये हो गए, तो इनकी सरकार बन जाएगी। मतलब कहने का उनका ये था कि इससे क्या होगा कि जो अवामी जो मैंडेट है, अवाम ने जो नतीजा अपने वोटों से तय किया कि भाई फला इत्तेहाद या फला पार्टी की सरकार बननी चाहिए, उसको झटका लग सकता है। मेजॉरिटी का इत्तेहाद या अक्सरियत वाला इत्तेहाद या अक्सरियत वाली पार्टी अकलियत में आ सकती है, चूंकि ये 5 का वोट या हिमायत किसी और को मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जरूरी है कि 5 की हिमायत किसी एक ही को मिल जाए। आमतौर से ऐसा समझा जाता है कि चूंकि आप गवर्नर हैं तो आप जो मरकज में जो वज़ारत दाखिला है उसके तहत आपको इख्तियारात हासिल हैं। वज़ारत दाखिला जो है वो जिस सरकार के तहत आता है वो सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी का एक इस पर असर और रसूख हो सकता है, और इसलिए जो लोग भी नॉमिनेट किए जाएंगे उनको तो पता है कि भाई जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम क्यों ना उसके साथ ही वफादारी निभाएं। तो जाहिर सी बात है उनका ये ऐसा कहना का मतलब था। तो आप समझ रहे हैं क्या मामला है। आप ऐसे समझिए, अब इसको और थोड़ा कम भी कर लेते हैं। एक तरफ 42 ही मान लीजिए चुनकर आए, एक तरफ 42 एक पार्टी या इत्तेहाद, 42 उसके एमएलए हैं, दूसरी तरफ 46 4 ज्यादा, 46 46 4 ज्यादा, 42 और ये 46 42 के मुकाबले 46। लेकिन फिर से अगर जब उन 5 जो एडिशनल जो नॉमिनेट किए गए उनका समर्थन, उनकी हिमायत अगर इन 42 वाले को मिल जाए तो इनकी तादाद कितनी हो जाएगी, 42 और 5 47, ये हो गया 46। तो 46 यानी अवामी मैंडेट से जो अगर 46 जीत कर आए थे वो ज़्यादा थे। तो अभी हालांकि ऐसी स्थिति, अभी ऐसे हालात नहीं है। अभी चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अच्छे खासी तादाद में अपने भी विधायक हैं और प्लस उनको कांग्रेस की हिमायत भी हासिल है, 1-2 और छोटी जमातों का हिमायत हासिल है, कुछ इंडिपेंडेंट की हिमायत हासिल है। लेकिन खेल तो जब बनना या बिगड़ना होता है तो एक वोट भी काफ़ी होता है। इसी तरह से एक उम्मीदवार भी, यानी कि एक कैंडिडेट भी काफ़ी होता है। याद है ना, पार्लियामेंट में एक बार एक एमपी के सपोर्ट की वजह कर सरकार मतलब मुखालफत की वजह कर, ये कह लें कि अपोजिशन में सपोर्ट की वजह कर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। तो जो अपोजिशन का अपना इसके पीछे जो एक फिक्र है वो यही है। अब रही बात यह कि अपोजिशन की फिक्र ऐसे क्यों है, इस बार तो नहीं, तो इसका मामला यही है। अपोजिशन को एक ये भी कहना है कि और भी कई यूटीज़ में या स्टेट में ये प्रोविज़न है कि जो गवर्नर होता है या जो एलजी होते हैं वो 2, 3, 4 जो मेंबर्स ऑफ असेंबली को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उस नॉमिनेशन के लिए उन्हें जो एक चुनी हुई सरकार है उस सरकार की सिफारिश भी लेनी पड़ती है। यानी उस सरकार की सिफारिश या उस सरकार की कैबिनेट की सिफारिश पर वो गवर्नर या एलजी उसे नॉमिनेट करते हैं। यहाँ ये मामला है कि जो वज़ारत दाखिला की तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया गया उसमें ये कहा गया है कि एलजी के पास ये इख्तियार है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए 5 अरकान को नामजद कर दे और उनको
उनके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इन पाँचों की नामज़दगी के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार या जो भी सरकार उस वक्त होगी उससे या उस सरकार से उस काबिनेट से की सिफारिश इसके हक में ले। कोई ज़रूरी नहीं है, सलाह मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एलजी को एक कुल्ली इख्तियार है कि वो जिसे चाहें बना दें, उसमें चुनी हुई सरकार का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो इस बात पर भी एतराज़ है कि भाई जो चुनी हुई सरकार है, जो अक्सरियत के साथ है, जिसको अक्सरियत अवाम का वोट मिला हुआ है और अवाम की अक्सरियत का वोट मिला, अवाम की अक्सरियत का उसको हासिल है, तो उसको ये हक होना चाहिए कि वो समझे कि हाँ किसको नॉमिनेट किया जाना चाहिए या किसके नॉमिनेशन किए जाने से कौन सी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन में फ़ायदा हो सकता है जो अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये हक उसको मिलना चाहिए या कम से कम उसका सिफारिश का हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें यह बात है कि ये कही गई है बात वज़ारत दाखिला की तरफ से कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि सरकार से मशवरा लिया जाए। तो ये ही जो है इस बात पर काफ़ी अभी मामला चल रहा है। अब चूँकि कांग्रेस के जो अर्जी गुजार थे रविंद्र शर्मा जी, जो कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर, उनका कहना है कि अगर रीजॉइंडर फाइल करना हुआ तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, हम रीजॉइंडर भी फाइल करेंगे और इस मामले को अभी आगे लेकर जाएंगे। और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक होता है ठीक है, वरना फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब ये कानूनी रास्ते हैं। तो मामला अब ये है, अब ये मामला क्या ये मुद्दा बहुत बड़ा बन सकता है, उसी तरह का मुद्दा बन जाएगा जैसे स्टेटहुड का मुद्दा बना हुआ है या जैसा आईनी हुकूक को लेकर के जो मुद्दा बना हुआ है, ये देखना अहम होगा।